क्या एशिया की आर्थिक महाशक्ति जापान की वापसी हो चुकी है? क्या उसका सूरज फिर से चमकने वाला है? दरअसल साल की शुरुआत से ही निवेशक चीन से अपना पैसा निकाल रहे हैं और ये खरबों डॉलर निवेश हो रहे हैं जापान में। यहाँ विदेशी निवेश से हाईटेक फैक्ट्रियां खड़ी की जा रही हैं। जापानी कंपनियां भी रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रही हैं। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कैसे? जापान पश्चिमी निवेशकों और उनके सहयोगियों के लिए पसंदीदा ठिकाना रहा है। निर्माता और निर्यातक के तौर पर जापान भरोसेमंद साथी है, वही भरोसा जो चीन पर से खत्म होता जा रहा है। एक मजे की बात यह भी कि निवेश के लिए जापान बहुत सस्ता है। इसलिए नहीं कि यहाँ दाम गिर गए हैं, इसलिए क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ दाम बढ़े ही नहीं थे, जबकि जापान से बाहर महंगाई लगातार बढ़ रही थी। माने जापान में मिलने वाला चिकन बर्गर चीन के मुकाबले सस्ता है। दोनों के बीच 33 रुपए का अंतर है। टोक्यो में सेम साइज का अपार्टमेंट न्यूयॉर्क से आधे दाम में मिल जाता है और लोन पर ब्याज नहीं के बराबर है। माने इंटरेस्ट रेट लगभग 0 है। तो क्या जापान फिर से एशिया का चमकता सूरज बनने की राह पर है? वही जापान जिसके अमेरिका को पीछे छोड़ देने के कयास लगते थे जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का बेताज बादशाह था। जापानी पीएम फूमियो किशिदा इस बात पर दृढ़ हैं कि वे अपने देश को विदेशी निवेशकों के लिए फिर से आकर्षक बनाएंगे। दरअसल लंबे समय से जापान के पुराने हो चुके कठोर कॉरपोरेट ढांचे की आलोचना की जाती रही है। ऐसे में किशिदा के सबसे अहम सुधारों में से एक है कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियमों में सुधार। दशकों तक जापान की अर्थव्यवस्था बड़े परिवारों की देखरेख वाले होल्डिंग बिजनेस के कब्जे में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद परिवारों की ये संरचनाएं दरकने लगीं और उनसे निकला तथाकथित काइरेत्सु, जिसमें कि आज के मित्सुबिशी, सोनी, पैनासोनिक या टोयोटा जैसी कंपनियां हैं। इन कंपनियों की अंदरूनी संरचनाएं इतनी जटिल हैं कि वो जापानी अर्थव्यवस्था के लिए समस्या बन गई। वहां से कोई जानकारी बाहर नहीं जाती, ठेके ग्रुप के अंदर के ही कंपनियों को मिल जाते। समूह की कंपनियां आपस में एक दूसरे के शेयर खरीद कर कंट्रोल बनाए रखती। अंदरूनी फैसले बाहर नहीं आते, किसी को पता नहीं चलता। अब जापानी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्यादा स्वतंत्र डायरेक्टर हों, कंपनियों में महिलाओं और गैर जापानी कर्मचारियों की तादाद बढ़े और कंपनी पर्यावरण संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करे। लेकिन एक और समस्या है। जापान में इस समय कामगारों की भारी कमी है। निर्माण उद्योग की बात करें तो हर कर्मचारी के मुकाबले 12 पद खाली हैं। इसके साथ ही देश की जनसंख्या में हर साल करीब 5 लाख लोग घट जा रहे हैं। यानी जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उससे ज्यादा लोग गुजर जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर जापान में लोग आराम से 85 साल तक जी रहे हैं। माने जापान बूढ़ा हो रहा है। तो क्या यहाँ आने वाले प्रवासी कामगारों की कमी पूरी कर सकते हैं? शायद ही ऐसा हो, क्योंकि अब भी जापान में विदेशी कामगारों का अनुपात बहुत कम, सिर्फ 2% है। जापान दूसरे देशों के लोगों को सिर्फ टेक्निकल इंटर्न्स के तौर पर ही आने देता है, जिनसे जापान में ही बसने की अपेक्षा नहीं होती। फिर भी धीरे धीरे आने वाले लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ इमिग्रेशन को बढ़ावा देने की बात करने से लोग बचते हैं, क्योंकि जापान में इसे पसंद नहीं किया जाता। आलम यह है कि जापान में फॉरेनर और एलियन के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आर्थिक तरक्की कितने दिन टिकेगी कहना मुश्किल है। और इसमें भी चीन की भूमिका अहम होगी, क्योंकि अगर चीन की अर्थव्यवस्था ऐसे ही संकट में फंसी रही तो जापान का सबसे अहम एक्सपोर्ट मार्केट यानी चीन ढह जाएगा।